हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी के एक और सेट लेके आए हैं जो 8/3/2021 का प्रीवियस पेपर है। आज हम इस डेट का एनालिसिस करेंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर बता देते हैं आपको कि जो भी इस चैनल पर वीडियो आता है, अपलोड होता है, उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। अगर आप अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। साथ में दोस्त बता देते हैं कि अभी वर्तमान में एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर चल रहा है, एनटीपीसी, और साथ में एक ग्रुप डी का भी एक हम वीडियो सेशन लिए हैं। और इसी के साथ आपको बताते हैं कि यहाँ जो चल रहा है वो 40 का जीए का प्रश्न हम एनालिसिस करवा रहे हैं। इसी के साथ एनटीपीसी का भी एक सेशन आता है मैथ का। वो मैथ में 10 से 15 क्वेश्चन का एक सेशन छोटा वीडियो आता है और वो प्रीवियस पेपर से ही उठाया जाता है। उसको भी आप देख सकते हैं कि मैथ का लेवल कैसा पीटी में रखा गया था। काहे कि आप मैथ से नहीं वंचित रह सकते हैं, क्योंकि मैथ का पीटी में 30 क्वेश्चन पूछता है और मेंस का बात करेगा तो मेंस में 35 क्वेश्चन मैथ आता है। तो इस तरीका से हम छोटा छोटा वीडियो मैथ का भी लेके आ रहे हैं। उसी तरीका से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो अभी छोटा वीडियो 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो वहां से आप मैथ का भी ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं और साथ में इस जीए का भी हम करवा रहे हैं। और अगर इस चैनल का बात करिएगा तो इस चैनल पर एसएससी का भी, एसएससी का एमटीएस और साथ में सीजीएल का जो मेंस पेपर है उसका भी ओरिजिनल पेपर एनालिसिस करवाया जा रहा है। उसका भी अगर कोई कैंडिडेट अगर एसएससी का भी है तो उसको भी देख सकते हैं कि ओरिजिनल पेपर में किस हिसाब से पेपर सेट किया गया है। तो चलते हैं, आज पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज पहले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि वन जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में है, हैदराबाद में स्थित है। दोस्त बता देते हैं इसमें कि वन जीव संरक्षण जो अधिनियम आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था वो आया था 1972 में। ये अधिनियम कब आया था, तो 1972 में आया था। लेकिन लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 9 दिसंबर 1972 को ये लागू हो गया था। इसके बाद एक संशोधन हुआ, और ये संशोधन कब हुआ था, तो संशोधन हुआ था 2003 में। और 2003 में जब संशोधन हुआ तो संशोधन के बाद इसको नाम धरा गया भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन के बाद भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 इसका नाम रखा गया। और इसी के साथ ये इसमें संशोधन आगे होते रहा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में आया था। लागू कब से हुआ, तो लागू हुआ 9 दिसंबर 1972 से। फिर एक संशोधन हुआ कब, तो संशोधन का अगर बात करेगा तो एक संशोधन हुआ था 2003 में, और 2003 में संशोधन के बाद इसका नाम रखा गया भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 2002। तो ये भी याद रखेगा। तो आपसे पूछा कि भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कौन सा है, तो आनुवांशिक बैंक है हैदराबाद। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य था कि मूलभूत सुविधाएं या जैसे शौचालय हो, कूड़ादान हो इत्यादि प्रदान करना। तो ये हो गया रेल सहयोग वेब पोर्टल। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डीएनएस का देखिएगा तो डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। अगर यहीं अगर हम बात करते हैं कुछ कंप्यूटर से, तो आपको बता देते हैं कि कंप्यूटर में जैसे कि मेमोरी होता है, तो मेमोरी को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक बांटते हैं प्राथमिक मेमोरी और एक बांटते हैं द्वितीय मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी का अगर बात करेगा तो प्राथमिक मेमोरी में रोम आ जाता है और रैम आ जाता है। प्राथमिक मेमोरी कौन सा हो गया, तो रैम और रोम हो गया। और द्वितीय मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी बोलेगा तो सेकेंडरी मेमोरी में जैसे डीवीडी हो गया, सीडी होता है, ये सब आता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो आपसे पूछेगा कि प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आता है, तो रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक रोम आता है, रीड ओनली मेमोरी। ये 2 आता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी का है। साथ में बात करेंगे कि ये बताइए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है।
चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, एक सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। प्रथम मेमोरी में बात करेंगे कि प्राथमिक मेमोरी में कौन कौन आता है, तो रैम और रोम आता है। और सेकेंडरी मेमोरी में कौन आता है, तो डीवीडी और सीडी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डीएनएस का डोमेन नेम सिस्टम होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि कौन सा वस्तु बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। आपको बता देते हैं कि बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका हम समझाते हैं कि ये बताइए कि गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण को अगर बात करिएगा तो गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटते हैं। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अगर बात करेगा तो इसका शेप जो बनता है ये गोलीय दर्पण का बनता है, तो ये बन गया अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में देखिएगा तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस और ये हो गया पोल। उसी तरीक़ा से उत्तल दर्पण का अगर बात करिएगा तो उत्तल दर्पण के सेंटर हुआ, फोकस हुआ और यहाँ पोल हुआ, ये पोल हुआ। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझिएगा। अवतल दर्पण में है जो वास्तविक, काल्पनिक, सीधा और छोटा सब बनाता है। एक काल्पनिक बात करेंगे तो ये वास्तविक भी बनाता है। अगर यहाँ से हम हटा के देते हैं, आपको बता देते हैं, तो एक लिखिएगा अवतल दर्पण का अगर बात करिएगा कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण का अगर बात करिएगा तो अवतल दर्पण में बनता है वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक के साथ साथ फिर छोटा काल्पनिक भी बनता है, काल्पनिक बनता है। अगर वास्तविक में बात करेगा तो वास्तविक में बड़ा भी बनता है, वास्तविक में बड़ा बनता है, छोटा बनता है और बराबर बनता है। और साथ में वास्तविक बनाता है कैसा, तो उल्टा बनता है। अगर काल्पनिक का बात करिएगा तो काल्पनिक में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और एक कैसा बनाता है, तो ये बनाता है सीधा, ये बनाता है सीधा। तो हम क्या बताएं, यहाँ से आपको बताए हैं कि जो अवतल दर्पण है वो प्रतिबिंब वास्तविक भी बनाएगा, काल्पनिक भी बनाएगा। वास्तविक में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। और वास्तविक के साथ रिलेशन बनता है उल्टा का, वास्तविक के साथ क्या होता है, उल्टा। और काल्पनिक के साथ बनता है बड़ा, हमेशा बड़ा बनता है। और यहाँ बनता है सीधा, तो हम कह सकते हैं कि काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है। लेकिन अगर उत्तल दर्पण का अगर बात करिएगा तो उत्तल दर्पण का याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में ओनली बनाता है काल्पनिक, सीधा, और सीधा के साथ साथ बनाता है छोटा। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया कि कौन सा वस्तु से बड़ा बोला है, आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बताइए कि उत्तल दर्पण तो होगा नहीं, कहा है कि उत्तल दर्पण क्या बनाया, काल्पनिक बनाया जरूर लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनाया है। फिर समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है। और लेंस का तो बातें नहीं करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवतल दर्पण। तो आपसे सीधे प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन ऐसा दर्पण है जो ओनली मतलब कि केवल काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो बनाता है कौन सा, तो उत्तल दर्पण बनाता है। फिर प्रश्न आपसे पूछेगा कि कौन सा दर्पण है जो वास्तविक भी बनाता है, काल्पनिक भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है, तो कौन सा बनाता है, तो अवतल दर्पण बनाता है। अगर अवतल दर्पण का बात करेगा तो इसका जो फोकस होता है वो फोकस होता है नेगेटिव। फोकस क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। लेकिन उत्तल दर्पण का बात करेगा तो फोकस क्या होता है, तो फोकस इसका होता है पॉजिटिव। फोकस क्या होता है, तो इसका फोकस पॉजिटिव होता है। दोस्त बता देते हैं कि ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा अगर पेपर फंसाया था तो लाइट चैप्टर से, दर्पण से ही फंसाया था। तो ग्रुप डी का हम सेशन जो लेके आ रहे हैं वो प्रीवियस पेपर जरूर करिएगा, वहाँ हम न्यूमेरिकल के साथ साथ इसका कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं, तो वहाँ जरूर जुड़िएगा। ताकि एनटीपीसी में साइंस का 4 से 5 प्रश्न ही देखने को मिलता है, लेकिन साइंस का अगर वेटेज देखना है तो एलपी में जुड़िए और ग्रुप डी में, जो वर्तमान में उसका सेशन अभी एक अपलोड किए हैं और अगला सेशन भी आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी।
सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया था? तो ये किए थे 1784 में। मेरा जो भी कंटिन्यू सेशन जो देखा होगा तो हम इसका एक्स्ट्रा फैक्ट में हम बताए थे कि सर विलियम्स जोन्स ने 1784 में क्या स्थापना किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। अगर हम बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में हुआ और सर विलियम्स जोन्स हुआ। लेकिन हम बात करेंगे उस समय कौन बैठा हुआ था गवर्नर जनरल में, तो उस समय जो बैठा था वारेन हेस्टिंगस का कार्यकाल चल रहा था। कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस का कार्यकाल था। और वारेन हेस्टिंगस का कार्यकाल चल रहा था 1773 से 1772 से, अगर हम बात करेंगे 1772 से इसका कार्यकाल चला था 1785 तक। 1785 तक कार्यकाल चला था, 1785 तक, 1785 तक कार्यकाल चला। अब वारेन हेस्टिंगस के समय क्या क्या हुआ तो बता देते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट पूछ लेता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, तो वारेन हेस्टिंगस के समय ही हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। फिर मदरसा अधिनियम इसी के समय आया था। मदरसा अधिनियम इसी के समय आया था। मदरसा अधिनियम इसी के समय आया था। फिर 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और साथ में आपको पूछा एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी हुआ था इन्हीं के समय 1772 से 1785 के बीच में ही हुआ था। तो यहाँ से याद रखेगा। और आपको पता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784। विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। पहली भारतीय महिला पूछा है तो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू कब किया था? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में की थी। कानपुर अधिवेशन, अगर बात करते हैं हम कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर सरोजनी नायडू का अगर बात करेगा तो जब दांडी यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से, तो दांडी यात्रा में भी भाग ली थी कौन? तो सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू को याद रखेगा कि एक अधिवेशन में भाग ली थी, कांग्रेस के अधिवेशन 1925 में, कानपुर अधिवेशन में। अगर यहीं से बात करेगा एनी बेसेंट के बारे में, तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष की थी जो 1916 में। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता पहली महिला अध्यक्षता की थी। कब की थी? तो 1917 में अध्यक्षता कहाँ से की थी? तो कोलकाता से अध्यक्षता की थी। और 1917 में ही होम रूल आंदोलन के भी स्टार्ट किए थे। तो होम रूल आंदोलन भी स्टार्ट किए थे कब? तो एनी बेसेंट ने 1917 में ही किए थे। लेकिन होम रूल आंदोलन क्या रहा? तो असफल हो गया था। अगर इसी तरीक़ा से बात करेंगे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो क्या हुआ, तो सरोजनी नायडू हो गया, जो कांग्रेस अधिवेशन का हुआ। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में देखिएगा, तो विजय लक्ष्मी पंडित जो संयुक्त राष्ट्र में पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन? तो यूएन की पहली महिला अध्यक्षता करने वाली कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। और ये कब की थी? तो 1953 में 8वें सत्र की अध्यक्षता की थी। 8वें सत्र की अध्यक्षता की थी। तो आपसे प्रश्न में पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली
पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। फिर पूछा कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट। कब बनी थी? तो 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। फिर एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन भी 1917 में चलाया था, लेकिन क्या हुआ? तो असफल हुआ था। विजय लक्ष्मी पंडित का बात करेगा तो यूएन में अगर बात करेंगे कि यूएन में पहली महिला अध्यक्षता की थी विजय लक्ष्मी पंडित, और कब की थी? तो 1953 में 8वें सत्र की अध्यक्षता संभाली थी। 8वें सत्र की अध्यक्षता संभाली थी। अगर राजकुमारी अमृत कौर का बात करेगा तो राजकुमारी अमृत कौर जी थी जो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो स्वास्थ्य मंत्री भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। अगर यही कांग्रेस का अगर बात करेगा तो पता है कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 में हुआ था, और 1885 में इसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो WC बनर्जी की थी। WC बनर्जी अध्यक्षता की थी। ये गठन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। अगर बात करेगा कि संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे A.O. हुम, और इसके शिमला का संत कहा जाता है, या हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है किसको? A.O. हुम का। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट में अगला में देखिएगा कि 1886 की अध्यक्षता कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी ने किए थे 1886 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि अकबर के द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना का निर्माण किया गया था? तो इबादत खाना का निर्माण किया गया था 1575 में। इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था? तो 1575 में किया गया था। अगर अकबर का बात करेगा तो अकबर का जो कार्यकाल था 1556 से 1605 तक इसका कार्यकाल था, तो अकबर के कार्यकाल था मुगल काल में। अगर हम बात करते हैं कि अकबर से जुड़े पॉइंट अगर बात करिएगा तो अकबर से जुड़े पॉइंट दास प्रथा के अंत किए थे। दास प्रथा के अंत कब किए थे? तो 1562 में अंत किए थे। 1562 में दास प्रथा के अंत किए थे। तीर्थ यात्रा को समाप्त कब किए थे? अगर बात करेगा तीर्थ यात्रा का समाप्त कब किए थे? तो तीर्थ यात्रा को समाप्त किए थे 1564 में। 1564 में तीर्थ यात्रा की समाप्त किए थे। फिर जजिया कर को समाप्त कब किए थे? जजिया कर, अगर हम बात करते हैं जजिया कर का, तो जजिया कर को समाप्त किए थे कब? तक 1564 में। 1564 में जजिया कर को समाप्त किए थे। तो हम क्या बताएं कि दास प्रथा का अंत कब किए? तो 1562 में। तीर्थ यात्रा को समाप्त किए तो 1564 में तीर्थ यात्रा समाप्त। उसी तरीक़ा से जजिया कर को समाप्त कब किए? तो 1564 में। फिर इबादत खाना की स्थापना कब किए थे? तो 1575 में। 1575 में। फिर सभी धर्मों का प्रवेश कर दिए थे 1578 में। ये भी पूछ लेता है कि सभी धर्मों का प्रवेश कब किए थे? तो 1578 में किए थे। फिर मजहर की घोषणा कब किए थे? मजहर की घोषणा कब किए थे? तो मजहर की घोषणा किए थे 1579 में। 1579 में किए थे मजहर की घोषणा। तो मजहर की घोषणा 1579 में। फिर उसी तरीक़ा से पूछेगा कि बताइए सभी धर्मों पर प्रवेश कब? तो 1578 में। फिर दास प्रथा 1562 में। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि ये बताइए कि इबादत खाना की स्थापना कब हुआ था? तो 1575 में हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर का लेखक कौन है? तो ये चरण सिंह हैं। कौन? तो चरण सिंह लेखक हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में पूछा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी होती है? तो 0.03% होती है। अगर हम बात करते हैं वायुमंडल का, तो वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन का पूछेगा कि नाइट्रोजन कितना होता है, तो नाइट्रोजन होता है 78%। अगर ऑक्सीजन का बात करेगा तो ऑक्सीजन कितना होता है? तो ऑक्सीजन होता है 21%। अगर हम श्वसन का बात करिएगा तो श्वसन
अगर बात करते हैं हम श्वसन का, तो श्वसन में पता है कि श्वसन में जैसे ऑक्सीजन कितना जाता है तो 21% जाता है, नाइट्रोजन कितना जाता है तो 78% जाता है। अगर CO2 का बात करेगा तो CO2 जाता है 0.03%, 0.03% जाता है। लेकिन निःश्वसन के समय निःश्वसन के समय ऑक्सीजन बाहर निकलता कितना है तो 17%। CO2 का नाइट्रोजन कितना निकलता है बाहर तो 78% निकलता है। और अगर CO2 का बात करेगा तो CO2 निकलता है 4.03%। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइए कि ऑक्सीजन श्वसन के समय कितना किया था तो 21% किया था, तो वापस कितना आया था तो 17%। लेकिन ये बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना किया था तो 0.03%, और वापस कितना आया था तो वापस आया 4.03%। आपको बता देते हैं कि इसका बढ़ा इसलिए कि जब क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है तो वहाँ होता है जो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है। आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन ऐसा गैस श्वसन के दौरान जाता है लेकिन वापसी के समय भी उतना ही वापस लौट के आता है। 78% जाता है और 78% वापस भी आता है। तो नाइट्रोजन 78% गया और 78% वापस आ जाता है, कोई भी इसमें लॉस नहीं होता है। फिर पूछेगा कि बताइए कि कौन ऐसा गैस है जो श्वसन के दौरान जाता है और जब वापसी आता है तो बढ़ के आता है, तो बढ़ के कौन आता है तो CO2 बढ़ के आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है तो 0.03% है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी। बोला है कि प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी। तो आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन तो करंट का उठाया हुआ था, लेकिन इसको हम लाए हैं नाभिकीय रिएक्टर के बारे में, नाभिकीय संयंत्र के बताने के लिए हम लाए हैं। तो ये होगा कहाँ तो मंडला में। अगर नाभिकीय संयंत्र का बात करिएगा तो आपको पता है कि नाभिकीय रिएक्टर से प्रश्न पूछ लेता है, इसके लिए लाए हम इसको। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में अगर बात करिएगा कि ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं तो ईंधन के रूप में हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं। अगर पूछेगा कि बताइए मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं तो मंदक के रूप में D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। अगर आपको से पूछ लेगा कि अवशोषक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, अगर अवशोषक का पूछ लेगा कि बताइए अवशोषक में किसका प्रयोग करते हैं तो अवशोषक के रूप में हम उपयोग करते हैं बोरॉन और कैडमियम का उपयोग करते हैं। फिर पूछेगा कि ये बताइए कि शीतलक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं हम पोटेशियम और सोडियम का। तो इतना फैक्ट इसे याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर से हम क्या क्या बताएं, हम बताएं हैं इसमें कि ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग करते हैं, मंदक के रूप में D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, अवशोषक के रूप में बोरॉन और कैडमियम का उपयोग करते हैं, और शीतलक के रूप में पोटेशियम और सोडियम का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ, मंडला में स्थापना किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि सपाऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र में संबंधित है। सपाऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र में संबंधित है तो सपाऊ नृत्य कहाँ पड़ता है तो लद्दाख में पड़ता है। सपाऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र में निर्मित है तो लद्दाख में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि लद्दाख में और नृत्य का, तो जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि सोन कहाँ का नृत्य है, तो सोन भी कहाँ के है तो सोन भी लद्दाख का है। फिर पूछ लेता है सुडोल कहाँ के है, सुडोल कहाँ के है तो लद्दाख का ही है। फिर पूछ लेगा लाजा कहाँ के है तो लाजा भी लद्दाख का है, लाजा लद्दाख का है। और यहाँ हम प्रश्न आपको ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा पूछता है जैसे कर्नाटका में यक्ष गान कहाँ से है तो कर्नाटक से है। फिर गुजरात से पूछ लेता है दांडी यात्रा या दांडी, गरबा पूछता है, गरबा और दांडी कहाँ का लोक नृत्य है तो ये कहाँ का पड़ता है तो गुजरात का गरबा और दांडी माफ करिएगा दांडी। गरबा और दांडी कहाँ के है तो गुजरात का। गरबा और दांडी कहाँ के है जिसको हम डांडिया बोलते हैं, क्या चीज़ डांडिया। गरबा और डांडिया अगर हम बात करते हैं तो यक्षगान तो यक्षगान कहाँ का हो गया तो कर्नाटका का हो गया। फिर गरबा हो गया, डांडिया हो गया, गरबा और डांडिया। अगर हम बात करते हैं
गरबा और डांडिया का, डांडिया तो कहाँ के पड़ता है, तो गुजरात, गुजरात हो गया गरबा और डांडिया। फिर पूछ लेगा कि लावनी कहाँ के है, लावनी तो लावनी पड़ता है महाराष्ट्र में, लावनी कहाँ के है, तो महाराष्ट्र में। लावनी नृत्य पूछेगा कि लावनी नृत्य कहाँ के है, तो महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का हो गया लावनी महाराष्ट्र, गरबा और डांडिया गुजरात, और यक्षगान कहाँ के है, तो यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, कौन सा स्मारक है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, तो जंजीरा किला मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी ग्वालियर किला कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। असीरगढ़ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अगर मध्य प्रदेश का बात करिएगा तो मध्य प्रदेश में जिसे पूछ लेता है सांची स्तूप कहाँ का है, तो सांची स्तूप भी है, सांची, सांची स्तूप का बात करेगा तो सांची स्तूप भी कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसको यूनेस्को में कब डाला गया था, तो 1989 में यूनेस्को के साइट में रखा गया था, 1989 में। उसी तरीक़ा से फिर पूछ लेता है खजुराहो कहाँ पड़ता है, तो खजुराहो भी पड़ता है मध्य प्रदेश में, खजुराहो, तो खजुराहो भी पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसको यूनेस्को में 1986 में जोड़ा गया था। फिर भीमबेटका पूछ लेता है कि भीमबेटका कहाँ से है, तो भीमबेटका भी कहाँ से है, भीमबेटका, भीमबेटका भी है मध्य प्रदेश से, भीमबेटका मध्य प्रदेश से। फिर कुछ नेशनल पार्क भी पूछ लेता है मध्य प्रदेश से, जैसे पन्ना हो गया, पन्ना, फिर पूछता है पेंच, पन्ना, पेंच हो गया। पेंच के बाद फिर पूछ लेता है बांधवगढ़, जो बांधवगढ़ तो दिल्ली है, बांधवगढ़ हो गया। उसी तरीक़ा से पंचमढ़ी पूछ लेता है, पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी भी कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। सतपुड़ा पूछेगा कि सतपुड़ा कहाँ पड़ता है, तो सतपुड़ा भी पड़ता है मध्य प्रदेश में। फिर पूछेगा वन विहार कहाँ पड़ता है, वन विहार, तो वन विहार, वन विहार मध्य प्रदेश में है, ना कि वन विहार देख के बिहार में मार दीजिएगा। तो वन विहार भी नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, पन्ना पेंच मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप को कब यूनेस्को में जोड़ा गया था, तो 1989 में। खजुराहो को कब जोड़ा गया था, तो 1986 में। और भीमबेटका कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी नहीं है कौन, तो इंद्रावती। इंद्रावती सहायक है किसकी, तो गोदावरी का। गोदावरी की सहायक नदी कौन सा है, तो इंद्रावती। अगर बात करेगा सोन, गोमती और यमुना, ये तीनों है जो गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा निकलती कहाँ से है, तो गंगोत्री से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। अगर यहाँ कुछ सहायक नदियाँ की बात करिएगा तो जैसे हम पूछ लेते हैं, जैसे कावेरी का सहायक नदियाँ पूछ लेता है कि बताइए कावेरी का सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो कावेरी की सहायक नदियाँ जैसे भवानी हो गया, भवानी, भवानी किसका सहायक नदियाँ हैं, तो कावेरी का है। फिर लोक पावनी पूछता है, लोक पावनी, लोक पावनी हो गया किसका, तो कावेरी का हो गया। फिर ये बताइए काबनी पूछेगा कि काबनी किसका है, काबनी तो कावेरी नदी का हो गया। हेमावती, हेमावती किसकी सहायक नदियां हैं, तो कावेरी का। तो कावेरी का सहायक नदी भवानी हो गया, लोक पावनी हो गया, काबनी हो गया, और हेमावती किसकी सहायक नदियां हैं, तो कावेरी नदी का है। अगर इसी में पूछता है कावेरी नदी निकलता कहाँ से है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटका से निकलता है, कर्नाटका से निकलता है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटका से निकलता है। कावेरी की सहायक नदी हो गया भवानी, लोक पावनी, काबनी और हेमावती। अगर साथ में हम बात करते हैं गोदावरी का, तो गोदावरी में जैसे हो गया इंद्रावती एक सहायक नदी हो गया। फिर पेनगंगा, पेनगंगा, पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हो गया, तो गोदावरी का हुआ पेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा के बाद प्राणहिता, 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 प्राणहिता के बाद पूछता है मंजरा, मंजरा भी किसका है, मंजरा। और मंजरा के बाद इंद्रावती, तो इंद्रावती तो हो गया इंद्रावती, और इंद्रावती के बाद प्रवरा, प्रवरा। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये सारा सहायक नदियाँ पड़ता है गोदावरी का। गोदावरी, गोदावरी के सहायक नदियाँ हैं। और गोदावरी नदी निकलता कहाँ से है, तो गोदावरी निकलता त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से। त्र्यंबक, त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से निकलता है, नासिक से। त्र्यंबक की पहाड़ी कहाँ से निकलता है, तो नासिक से। पेनगंगा हो गया, वेनगंगा हो गया, प्राणवहिता हो गया,
या प्राणहिता हो गया, प्राणहिता हो गया, फिर हो गया मंजरा और प्रवरा। प्रवरा ये किसका सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी निकलती कहाँ से? तो त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलता है। अगर हम यहाँ सोन नदी का बात करेगा तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है सोन नदी। तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से, सोन हो गया, गोमती होगा, यमुना किसकी सहायक नदियाँ हो गया? तो गंगा की सहायक नदियाँ, और इंद्रावती किसका हो गया? तो गोदावरी की सहायक नदियाँ हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा श्वासनिका नहीं है, ये ब्रोंकुलाई है जो नहीं है। अगर यहाँ हम बताते हैं आपको कि श्वसन का अगर बात करेगा तो श्वसन से पहले ये बताइए कि संग्रहण नालिका होता है जो उत्सर्जन तंत्र में है, केशिका गुच्छा भी होता है जो उत्सर्जन तंत्र का है, और बोमेन कैप्सूल भी है उत्सर्जन का। लेकिन श्वसनिका ब्रोंकाई होता है वो होता है श्वसन का। ये हो गया, ये सब तीनों हो गया जो किसका है? तो उत्सर्जन का है। और ये किसका है? तो ये श्वसन का पार्ट है, श्वसन का पार्ट है। अगर हम श्वसन का बात करते हैं तो आपको हम बताते हैं कि जैसे श्वसन का अगर बात करिएगा तो श्वसन शुरू कहाँ से होता है? तो नासा छिद्र से होता है। अगर हम बात करेंगे नासा छिद्र से शुरू होता है, फिर जाता है नासा कपाट में, नासा कपाट में, और नासा कपाट का होता है फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स, फिर होता है लैरिंग्स, फिर होता है लैरिंग्स, और फिर होता है ट्रैकिया, फिर होता है ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद जाता है कहाँ? तो ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई के बाद होता है ब्रोंकियोलस, 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 और ब्रोंकियोलस के बाद होता है एल्वियोली, एल्वियोली में। अब समझिएगा यहाँ एल्वियोली में गैस कहाँ पहुँच गया है, मतलब श्वसन कहाँ? एल्वियोली कहाँ है? फेफड़ा में। एल्वियोली अगर जाम हो जाता है तो देखिएगा कि बच्चा के जब एल्वियोली जाम होता है तब उसका क्या होता है? तो निमोनिया होता है, घरघराहट आने लगता है। और अगर एल्वियोली में अगर छेद हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं टीबी रोग हो गया है। कौन सा रोग? टीबी रोग हो गया है। तो एल्वियोली को गैस का विनिमय भी कहते हैं। आपसे पूछेगा कि दो चीज़ पूछता है, एक पौधे में पूछता है पादप में, तो पादप में पेड़ पौधे में गैस का विनिमय रंध्र का काम होता है, रंध्र का काम होता है पेड़ पौधे में गैसों का विनिमय करना। लेकिन जंतु में पूछता है तो एल्वियोली में करता है, एल्वियोली है जो गैस का विनिमय करता है। और एल्वियोली का यही काम है कि ऑक्सीजन ब्लड में मिला देता है, और फिर जो ब्लड वापस लेके CO2 आता है उसको बाहर निकाल देता है। तो एल्वियोली का काम है श्वसन में सपोर्ट करना और निश्वसन में वापस निकाल देना। तो ये एल्वियोली हो गया। ये देखिए ब्रोंकाई, यही आपसे पूछा है, श्वसन नलिका कहते हैं किसको? तो ब्रोंकियोलस के कहते हैं, ब्रोंकियोलस। तो इतना पार्ट हम जो बताएं वो सब श्वसन का पार्ट है, इतना सारा है श्वसन का। नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस और एल्वियोली। और एल्वियोली से फिर चल जाएगा था कहाँ? तो रुधिर, और रुधिर से चल जाता है कोशिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि भारत और नेपाल के बीच किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो भारत और नेपाल के बीच जो विवाद है वो काला पानी के लेके है, काला पानी के लेके है भारत और नेपाल के बीच। अगर हम बात करते हैं इसमें काला पानी, भारत और नेपाल के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है सूर्य किरण जो होता है वो भारत और नेपाल के बीच क्या होता है? अभ्यास है सूर्य किरण। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में है बोला है कि भारत के प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। भारत की प्रथम पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत इनमें से किस से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है? महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है किनको? तो प्रधानमंत्री में। इनको होता है कि जैसे विपक्ष मतलब कि सत्ता जो बहुमत की सरकार होता है, अगर बहुमत टूटा तो प्रधानमंत्री वहाँ से इस्तीफा क्या हो गए, तो बहुमत टूटने पर प्रधानमंत्री हट जाते हैं। अगर हम बात करते हैं महाभियोग का, तो महाभियोग लिया गया था कहाँ से? तो USA से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। अगर हम बात करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। अगर यही हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में,
तो भारत के राष्ट्रपति का जो पद है, पद के बारे में जिक्र हुआ आर्टिकल नंबर 52 में। फिर उसी तरीके से अगर पूछेगा कि बताइए महाभियोग की प्रक्रिया किस में है, तो महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 में है। अगर राष्ट्रपति का क्षमादान करने की शक्ति किस में है, तो आर्टिकल नंबर 72 में है। फिर राष्ट्रपति है जो आपातकालीन की घोषणा करते हैं, 352 आर्टिकल से, फिर 356 और 360 आपातकालीन के। फिर राष्ट्रपति का योग्यता का अगर बात करेगा तो इनको मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का हम देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अभी जजों की संख्या का अगर बात करिएगा तो जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितना है, तो 33+1 का रेशियो चलता है जजों की संख्या का। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो 124 आर्टिकल में अनुच्छेद के बारे में दिया गया है। फिर पूछेगा कि बताइए कि जजों की अगर संख्या बढ़ाना है तो कौन बढ़ा सकता है, तो जजों की संख्या बढ़ाने का पावर किसको पास रहता है, तो संसद के पास होता है। फिर जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो जजों की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। किसके कहने पर, तो CJI के कहने पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पर जजों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। फिर पूछेगा कि बताइए कि CJI की नियुक्ति कौन करते हैं, तो CJI की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कोलिजियम के कहने पर। अब कोलिजियम जो आया है, कोलिजियम में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज बैठे होते हैं, वही बोलते हैं कि हाँ इस CJI को नियुक्ति कर दीजिए। तो हम प्रश्न में क्या बोला था, प्रधानमंत्री हो गया, तो महाभियोग से भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं। ठीक है, इसी में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था किसमें, तो आर्टिकल नंबर 124। फिर पूछेगा कि बताइए कितना जज होता है, तो 33+1 होता है। फिर पूछेगा कि बताइए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने का पावर किसको होता है, तो संसद को होता है। फिर बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में बताइए कि जजों का संख्या नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। किसके कहने पर, तो CJI के कहने पर। फिर CJI की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंटे करता है। कि किसके कहने पर, तो कोलिजियम को कहने पर। और कोलिजियम में कौन बैठे होते हैं, तो कोलिजियम में 5 सीनियर जज बैठे होते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इतना, तो 3। प्रधानमंत्री का बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कहाँ से चुना के जाते हैं, लोकसभा से। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल होता है। लोकसभा 5 साल से पहले भी भंग हो सकता है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी से बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। इसलिए इसको युवा सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो युवा सदन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि इनमें से किसे अल्फा लफा के रूप में संबोधित किया जाता है। निम्न में से किसे अल्फा लफा के रूप में संबोधित किया जाता है, तो सटीवा को किया जाता है। किसे, तो सटीवा को किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग है जो जड़ का निर्माण करता है। आपको हम बता देते हैं कि जब अंकुरन होता है तो मानते हैं कि ये जो हो गया ये जड़ का है, और इस पर से पौधे निकलता है, ये हो गया। तो इस जड़ को हम बोलते हैं कौन सा, तो मूलांकुर बोलते हैं, मूलांकुर। ये हो गया मूलांकुर, और ये हो गया प्रांकुर। ये क्या हो गया, तो प्रांकुर। तो प्रांकुर है जो नए पौधे का निर्माण करता है, और मूलांकुर होता है जो जड़ का अंदर ले जाता है। तो प्रकाश की ओर कौन ले जाता है, तो प्रकाश की ओर प्रांकुर ले जाता है, और जमीन के अंदर कौन ले जाता है, तो मूलांकुर जड़ को ले जाता है। तो आपसे यही पूछा कि अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ के निर्माण करता है, तो मूलांकुर करता है। अगर बीज भी बना के भी देख सकते हैं कि मानते हैं कि ये बीज हुआ, तो ये बीज का ये भाग हुआ, इसी को हम बोलते हैं मूलांकुर। जो जड़ हुआ इसी को बोलते हैं क्या चीज़, तो मूलांकुर। और अगर बात करते हैं ऊपर जो निकलता है, जो मतलब अंकुरन होता है, उसको बोलते हैं हम प्रांकुर। क्या बोलते हैं, तो प्रांकुर बोलते हैं। तो प्रांकुर है जो प्रकाश की ओर ले जाता है, इसीलिए इसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाश की ओर ले जाता है, और ये ले जाता है कहाँ, तो ये ले जाता है जमीन की तरफ, मिट्टी की तरफ। जमीन की तरफ ले जाता है कौन, तो जमीन के अंदर ले जाता है मूलांकुर, और प्रकाश की ओर ले जाता है कौन सा, तो प्रांकुर। तो मूलांकुर हो गया राइट आंसर। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि बताइए कि रैम किस प्रकार का संग्रहण करता है। रैम किस प्रकार का संग्रहण करता है, तो रैम एक प्राथमिक मेमोरी होता है। रैम कौन सा मेमोरी होता है, तो प्राथमिक मेमोरी होता है। आपको हम बता देते हैं कि मेमोरी जो होता है वो मेमोरी 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक, और दूसरा हम कहते हैं उसको बोलते हैं द्वितीयक। एक बोलते हैं प्राथमिक, एक द्वितीयक। प्राथमिक में कौन कौन आता है, तो एक आता है रैम,
और दूसरा आता है रोम। अगर रैम का बात करेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का बात करेगा तो ये होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो ये हो गया रीड ओनली मेमोरी हो गया, और ये हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी जो प्राथमिक मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी में आता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में कौन आता है, तो जैसे डीवीडी देखे होंगे, डीवीडी हो गया, सीडी कैसेट हो गया, ये सब आता है सेकेंडरी मेमोरी में। यहीं से प्रश्न और एक पूछ लिया जाता है, वो बता देते हैं आपको। मेमोरी को हम दो भागों में बांटते हैं, एक बोलते हैं कौन सा, तो वोल्टाइल मेमोरी, वोल्टाइल मेमोरी, और एक बोलते हैं नन वोल्टाइल मेमोरी, नन वोल्टाइल मेमोरी। वोल्टाइल मेमोरी में कौन आता है, तो वोल्टाइल मेमोरी में आता है रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नन वोल्टाइल में कौन आता है, तो रोम, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसी को बोलते हैं हम अस्थाई मेमोरी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं अस्थाई मेमोरी बोलते हैं। तो ये याद रखेगा, जो भी फैक्ट बता रहे हैं उसी से कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप कंटिन्यू सेशन में जुड़ते रहिएगा, आपका खुद अनुभव होगा कि फैक्ट से बताया हुआ प्रश्न नेक्स्ट शीट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शिफ्ट में कुछ न कुछ प्रश्न जो हम फैक्ट बताएंगे उसी से मिलता जुलता आते रहेगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट का अगर बात करेगा कि 1 केबी बाइट जो कितने बराबर होता है, तो 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है, तो 1024 बाइट के बराबर होता है। उसी तरीक़ा से हम पूछ सकते हैं कि बताइए कि 1024 केबी कितने के बराबर होता है, तो 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी के, 1 एमबी। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि 1024 एमबी किसके बराबर होता है, तो 1024 एमबी होता है 1 जीबी के बराबर होता है। फिर पूछेगा कि बताइए 1024 जीबी कितने के बराबर होता है, तो 1024 जो जीबी होता है वो 1 टीबी के बराबर होता है, 1 टीबी। फिर पूछेगा बताइए कि 1024 पीबी कितने के बराबर होता है, पीबी, तो ये होता है बराबर हो जाता है 1 ईबी के बराबर। तो इतना प्रश्न याद रखेगा, 1 केबी बराबर 1024 बाइट। जो प्रश्न में पूछा गया है कि 1 किलोबाइट कितने बराबर होता है, तो 1024 बाइट। फिर 1024 केबी पूछेगा तो 1 एमबी, 1024 एमबी पूछेगा तो 1 जीबी, 1024 जीबी पूछेगा तो 1 टीबी, और 1024 पीबी पूछेगा तो 1 ईबी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था, तो रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 आया था। छोटा डेट भी याद रखेगा। बता देते हैं, रॉलेट एक्ट लाया था, भारतीय क्रांति को दबाने के लिए लाया था सिडनी रॉलेट ने। और सिडनी रॉलेट ने एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट के माध्यम से एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट लाया था। एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पुलिस गिरफ्तार करती थी। इसीलिए महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को एक आंदोलन खड़ी कर दिया, देशव्यापी हड़ताल। पहला आंदोलन शुरू कर दिए थे, देशव्यापी हड़ताल, और इसी के कारण महात्मा गांधी को इसमें गिरफ्तार भी किया गया था। अगर हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट का, तो रॉलेट एक्ट में कहा गया था कि बिना अपील और बिना वकील के कानून कहा गया है। बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील के ये कानून कहा गया है। अगर हम बात करते हैं कि रॉलेट एक्ट को ही महात्मा गांधी ने क्या कहा था, काला कानून कहा था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि काला कानून किसने कहा था, तो रॉलेट एक्ट को कौन कहा था, तो गांधी जी ने कहे थे। अब यहीं से स्टार्ट हो जाता महात्मा गांधी का खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह करने का। और इसी के बाद कुछ दिन के बाद शुरू हो गया 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके बाद खिलाफत आंदोलन कब हो गया, तो 19 मार्च 1919 को कौन सा आंदोलन शुरू हो गया, तो 19 को, अगर हम बात करते हैं 1919 को खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। और फिर असहयोग आंदोलन कब शुरू हो गया, तो 1 अगस्त
20 को असहयोग आंदोलन भी शुरू हो गया। तो निरंतर आंदोलन आते रह गया और असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था कब? तो 12 फरवरी 1922 को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त किया गया था? क्योंकि 5 फरवरी 1919 को चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड की गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जलाने की वजह से 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस किए थे। तो आपसे प्रश्न में ये पूछा गया कि बताइए कि कौन सा एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिए थे? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह करने की शुरुआत महात्मा गांधी ने कर दिए थे। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पर पद रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन थे? भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। आपको बता देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे कम उम्र वाला व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे, जो 35 वर्ष के उम्र में 1923 में अध्यक्षता किए थे। 1923 का राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का अगर बात करिएगा तो 1940 से लगातार 46 तक ये अध्यक्षता किए थे। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का युवा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे 35 वर्ष के युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। फिर लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे 40 से 46। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर राष्ट्रीय कांग्रेस का बात करते हैं तो आपको हम बताए हैं कि इसका जो गठन हुआ था वो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ? तो बम्बई में हुआ था। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो WC बनर्जी कर रहे थे। और इसका संस्थापक अगर बात करेगा कि संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे A.O. हुम थे। और इसी में अगर बात करेगा कि A.O. हुम को शिमला का संत भी कहा जाता था। शिमला का संत कहते हैं या हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि बताइए कि अजैव निम्न करणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या होता है? बोला कि अजैव निम्न करणीय अपशिष्ट, जैव मतलब जिसमें जान हो और अजैव मतलब जिसमें जान ना हो। तो बोला कि अजैव निम्न करणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कैसा होता है? तो कूड़ेदान का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्षारोपण रेगिस्तान मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? बोला है कि किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता हो? तो शेल्टर वेल्ट करता है। शेल्टर वेल्ट है जो मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करता है, शेल्टर वेल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्मक प्रजाति सही है? भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्मक सही है? तो सही है ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है। ग्रेट हॉर्नबिल ये क्या है? तो ये सही है। अगर ग्रेट हॉर्नबिल का बात करेगा तो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ग्रेट हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में ग्रेट हॉर्नबिल का फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि पूछा है कि कौन सा युग में सही है प्रजाति और श्रेणी में, तो ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है। ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? भारत के समग्र विद्युत उत्पादन की आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? तो 5% से कम है। नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? तो 5% से कम है। आपको नाभिकीय शक्ति के नाभिकीय रिएक्टर के बारे में हम बताए हैं। नाभिकीय रिएक्टर
नाभिकीय रिएक्टर के बारे में हम बताए थे कि इसका ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग करते हैं। फिर हम बताए थे कि बताइए कि मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो मंदक के रूप में हम उपयोग करते हैं ग्रेफाइट। जब बात करेंगे हम D2O और ग्रेफाइट का, D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। अगर पूछेगा कि बताइए मंदक हो गया, फिर अवशोषक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो अवशोषक के रूप में उपयोग करते हैं बोरॉन और कैडमियम का, बोरॉन और कैडमियम का। और ये अवशोषक करता है किसको, तो न्यूट्रॉन को अवशोष करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। फिर पूछेगा कि शीतलक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो आपको हम बताए थे कि शीतलक के रूप में पोटेशियम और सोडियम का उपयोग करते हैं। तो ये बेर बेर लिखने का मेरा ये है कि आपको रिवीजन कराते जाएं और याद करवाते जाएं, क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर से प्रश्न बनता ही बनता है। आपसे पूछा कि नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है, तो 5% से कम योगदान है। देखिएगा अगले प्रश्न में, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया था। तो वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था, 2016 में आया था। और ये लागू कब हुआ था, तो लागू हो गया था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। उस समय अगर बात करेगा कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री का अगर बात करेगा तो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। अगर पीएम का बात करेगा तो नरेंद्र मोदी जी थे। तो पीएम नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री कौन थे, तो अरुण जेटली थे। कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। कौन सा अधिनियम आया था, कौन सा संशोधन अधिनियम आया था, तो 101वां संविधान संशोधन 2016। तो एक संशोधन आया था 101वां के तहत GST को लागू किया गया। अगर हम बात करते हैं कि GST सबसे पहले कहाँ आया था, तो GST सबसे पहले आया था फ्रांस में। कहाँ, तो फ्रांस में लागू हुआ था सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्त बता देते हैं कि इस शिफ्ट में 83 तक ही प्रश्न देखने को मिला है। इस शिफ्ट का 83 तक है। आपको बता देते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा PDF जो फुल मैथ, रीजनिंग और साइंस जो इतना भी 40 क्वेश्चन का GA है वो सारा मिला के आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है। तो आप मैथ और रीजनिंग का भी प्रयास करिएगा। अब आपसे तो हम स्टार्ट कर दिए, मैथ का भी सेशन हम लाते रहते हैं, 10 और 15 क्वेश्चन का लेते रहते हैं जो 20 से 25 मिनट का रहता है। और हूबहू जिस तरीका से अभी हम ओरिजिनल पेपर GA का करवा रहे हैं इसी में से उठाया हुआ है वहाँ मैथ भी। तो आप मैथ का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसा प्रश्न है, किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न उठाया जाता है। तो दोस्त बता देते हैं कि 83 तक यहाँ प्रश्न हो गया है। अगला भी शिफ्ट जो आवेगा वो कंटिन्यू सेशन आएगा और एनालिसिस करवाते रहेंगे। NTPC का मैथ भी करवा रहे हैं, GA भी करवा रहे हैं। और इसी के साथ इसमें हम बता देते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर देखने को मिल रहा है। तो आप करेंट अफेयर को भी स्किप नहीं कर सकते हैं, इसलिए सुबह मॉर्निंग में जुड़िए। और मॉर्निंग में हम 50 प्रश्न लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव, उसका सेशन देख लीजिएगा। मात्र 20 से 25 से 30 मिनट के बीच में ही रहता है, जो 50 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव आता है। और इसका वेटेज मेंस में भी बढ़ जाता है, क्योंकि मेंस में 50 क्वेश्चन रहता है तो 13 से 14 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है करेंट अफेयर्स का। तो ये मान लीजिए कि PT में अगर 40 प्रश्न पूछा जा रहा है तो मात्र 7 से 8 देखने को, मतलब 32 को और प्लस 7 से 8 क्वेश्चन आपको करेंट से देखने को मिलेगा। तो ये भी देखिएगा, करेंट अफेयर का भी सेशन आ रहा है, साथ में मैथ का भी सेशन हम करवा रहे हैं ओरिजिनल पेपर का, और NTPC का एक कंटिन्यू सेशन आ रहा है। जो भी LP का पेपर है या ग्रुप D का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी हम ग्रुप D का एक सेशन ले लिए हैं। और जो भी कैंडिडेट LP का तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर देने वाले हैं, तो ग्रुप D का प्रीवियस पेपर को स्किप नहीं करिएगा। काहे कि प्रीवियस पेपर जो LP सेट करेगा वो किसको मान के करेगा, तो बेस मान के ग्रुप D का ही पेपर का वो बेस मानेगा, क्योंकि 18 वाला में पेपर बहुत इजी दिया गया था। तो 2022 में जो पेपर हुआ है ग्रुप D का, उसका एनालिसिस जरूर करिएगा। तो चलिए इस सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आप इस सेशन को कंटिन्यू बनाए रखिएगा तो कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा कि कैसा आपको ये सेशन लगा। तो चलते हैं, कमेंट में राय दीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। चलते हैं, इस सेशन को यहीं तक छोड़ते हैं। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।